जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन किया गया है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो दोस्तों कजाकिस्तान देश में अभी हाल ही में हिजाब को बैन किया गया है। तो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, उनके द्वारा हिजाब को बैन करने वाले कानून पर सिग्नेचर किए गए हैं। वैसे ये प्रोसेस 2024 से चल रही थी। अब फाइनली वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब क्या होगा कजाकिस्तान में कि जो सार्वजनिक स्थान होंगे वहाँ पर चेहरा ढकने वाले जो कपड़े हैं जैसे हिजाब, नकाब और बुर्का, इन पर बैन लगाया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो कजाकिस्तान है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% जो हैं वो मुस्लिम हैं, यानी कि एक मुस्लिम कंट्री में हिजाब को बैन किया गया है। कजाकिस्तान के पड़ोसी देशों में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। तो इन देशों में भी पहले से हिजाब पर बैन लगाया जा चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी आप नोट करते जाएं। कजाकिस्तान की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अस्ताना इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायेव। और इसे स्वतंत्रता मिली थी 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से, यानी कि ये सोवियत संघ का एक पार्ट था। 1991 में ये सोवियत संघ से अलग हुआ था। यहाँ की करेंसी की बात करें तो कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की करेंसी है। इसके पड़ोसी देशों में रसिया है, चाइना है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान है। यहाँ पर आप इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जो कजाकिस्तान है इसकी सीमा कैस्पियन सागर से भी लगती है। कैस्पियन सागर एक झील है, तो उससे इसकी सीमा लगती है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको ऐप पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। तो दोस्तों सावित्रीबाई फुले के नाम पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम रखा गया है। तो ये बदलाव अभी हाल ही में किया गया है। तो अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। पहले नाम क्या था इसका? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। दोस्तों इस संस्थान की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य ये है कि जो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र हैं उसमें प्रशिक्षण, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। बात करते हैं सावित्रीबाई फुले जी की। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को पुणे में हुई थी। तो ये प्लेग पीड़ितों की सेवा कर रही थी, इसी दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इनके पति का नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले। जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं यह भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं और इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। तो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने। भारत की पहली महिला शिक्षिका कही जाती हैं सावित्रीबाई फुले। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए इन्होंने पहला स्कूल खोला था। इन्हें बालिका शिक्षा की जननी भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं। पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय भी किया गया है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, तो इसको आप नोट कर लें। हाल ही में कुछ नाम बदले गए हैं, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड का जो औरंगजेबपुर है इसका नाम शिवाजी नगर किया गया है। उत्तराखंड के गाजीबाली को आर्यनगर और उत्तराखंड के ही खानपुर को श्री कृष्णपुर किया गया है। असम के करीमगंज जिले का नाम श्री भूमि किया गया है और बिहार भागलपुर में जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम अजगैबीनाथ धाम किया गया है। सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में है उसका नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया है। इसी प्रकार से लद्दाख के काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। तो ये बदले गए नाम हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? काफ़ी न्यूज़ में है ये टॉपिक, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि उसने ये अध्यक्षता 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक संभाली है, यानी कि 1 महीने के लिए उसे अध्यक्षता मिली है। अब क्या होगा कि पाकिस्तान को ये अध्यक्षता मिल गई है, तो अब वो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा उठाएगा। इसके अलावा जो सिंधु जल संधि वाला मुद्दा है, ऐसे मुद्दे वो उठा सकता है। ठीक है। पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी मेंबर भी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो इसके जो बेसिक पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम होता है वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके कुल 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स में से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो स्थायी मेंबर कौन है जो कभी नहीं बदलते हैं? उसमें अमेरिका है, रूस है, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन है। इनके पास वीटो पावर है, यानी कि अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है और अगर इनमें से कोई कह देता है कि हमें ये प्रस्ताव पसंद नहीं है, तो वो वीटो पावर का यूज करके उस प्रस्ताव को मतलब निरस्त करवा सकता है। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और चलते हैं नीतीश बाबू के राज्य पर। तो क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, बिहार में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो 1 जुलाई 2025 को बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें 2 योजनाओं को मंजूरी दी जाती है। तो ये दोनों योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इनको याद रखिएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की। तो शुरुआत कब हुई है इसकी? 1 जुलाई 2025 को। 18 से 28 साल तक के जो युवा हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो इसके लिए दोस्तों बिहार की सरकार जो है वो युवाओं को मतलब प्रशिक्षण वगैरह देगी और उसी दौरान कुछ स्टाइपेंड भी देगी, यानी कुछ पैसा वगैरह भी देगी। जैसे कोई 12वीं पास है तो उसे 4,000 रुपये, और ITI डिप्लोमा वाले को 5,000 रुपये, स्नातक और PG वाले को 6,000 रुपये। एक जो और योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ये भी 1 जुलाई 2025 को शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो बिहार के वरिष्ठ कलाकार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनको पेंशन वगैरह देना। तो बिहार के कलाकारों को अब 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से 2 योजनाएं शुरू की गई हैं नीतीश कुमार जी के राज्य में। अब राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ज्योति योजना केरल में शुरू की गई है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इंदिरा सौर गृह जला विकासम योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा में शुरू किया गया है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके अलावा पिंक ई-रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। और जीरो पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका तेगबीर सिंह। तो रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं तेगबीर सिंह। तो उन्होंने 6 वर्ष 9 महीने और 4 दिन की आयु में माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई पूरी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अकेले हैं? नहीं, इनके पिताजी भी इनके साथ में हैं। ठीक है। तो अभी इन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई पूरी की है। इस प्रकार से वो माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। 2024 में इन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की थी। वो तेगबीर सिंह जो हैं वो माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बने थे। तो ये 2 उपलब्धि उनके नाम
हो गई हैं। माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो यह दोस्तों कॉकस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत रूस में है। इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर की, यानी लगभग 18,510 फीट की। इसकी विशेषता क्या है कि यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। यह विश्व की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी भी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जैसे कामी रीता जो कि नेपाल के पर्वतारोही हैं, उन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर ली है। इस प्रकार से वो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाले दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं। सोनजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला बनी है। इनका संबंध दोस्तों हिमाचल प्रदेश से है। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF ऑफिसर बनी है। ज्योति रात्रे, इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। इस प्रकार से वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। क्वार्टर डलास, ये स्कॉटलैंड के हैं, तो ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले व्यक्ति बने थे। इनकी जब उम्र थी कितनी, 2 साल, यानी 2 साल की आयु में ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा रूस। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अभी हाल ही में दोस्तों INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसको बनाया कहाँ पर गया है? इसको बनाया गया है रूस में। INS तमाल को F-71 भी बोला जाता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। यह स्टील्थ मल्टी रोल फ्रीगेट है, यानी कि इसको राडार सिस्टम से बचाया जा सकता है। और इसकी जो श्रेणी है वो है तुसील क्लास, ठीक है, यानी कि इसकी तुसील क्लास की श्रेणी है और ये तुसील क्लास का दूसरा युद्धपोत है। इसको बनाया गया है यंतर शिपयार्ड, कालीनिनग्राद, रूस में। और इसको कमीशन कब किया गया है भारतीय नौसेना में? 1 जुलाई 2025 को। इसका वजन 3900 टन के आसपास है। इसकी गति है 30 नॉट्स की, यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की। रेंज है इसकी 3000 किलोमीटर तक की और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल ये सभी लगाई गई हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। PM नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई 2025 तक कितने देशों की यात्रा करेंगे? आंसर हो जाएगा इसका 5 देशों की, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा करने वाले हैं। वो अपनी यात्रा पर निकल गए हैं। अब वो 5 देश कौन कौन हैं? घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। तो इन देशों की वो यात्रा करेंगे। सबसे पहले वो घाना जाएंगे। तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना। देखिए, जब वो ब्राज़ील जाएंगे तो वो एक समिट में भी शामिल होंगे और वो समिट होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए भी ब्राज़ील जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा दूसरा। तो अभी हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया के प्रमुख देशों के जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो छात्र हैं वो शामिल हुए थे और इन छात्रों ने उनके द्वारा जो रॉकेट बनाई गई हैं उनका परीक्षण किया गया था और उनका प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। तो इसी मामले में जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको दूसरा स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। इस प्रतियोगिता में भारत, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, ये सभी देश शामिल हुए थे। तो दोस्तों जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको 750 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार भी मिला है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1957 में हुई थी और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कौन सा मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल। इनका गोल्ड मेडल काफ़ी खास है, इसलिए आप इसे नोट जरूर करें। तो अभी एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है, जिसमें भारत की जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं दिव्यांशी भौमिक,
उन्होंने गोल्ड मेडल इसमें हासिल किया है अंडर 15 बालिका एकल प्रतियोगिता में। तो इस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं टेबल टेनिस की, इसलिए इनका गोल्ड मेडल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 36 वर्षों के बाद भारत को यह खिताब मिला है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा केशवन रामचंद्रन। तो दोस्तों, जो केशवन रामचंद्रन है उन्हें आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अब बात हुई यहाँ पर आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी, जो कि 2024 में बने थे। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, यानी भारत सरकार ने इसको अपने अंडर में लिया था। पहले गवर्नर थे इसके सर ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन, और डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, तो पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन, जे.एम. राजेश्वर राव और टी रविशंकर, तो ये वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। तो इस प्रकार से आज के करेंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, और इसके अलावा दोस्तों ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करें समर 600, तो आपको छूट मिल जाएगी। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। पाई तोंग तार्न सिनावात्रा किस देश की पीएम थी जिन्हें न्यायालय ने सस्पेंड कर दिया है? थाईलैंड। क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है? 345। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? चेन्नई। हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन कौन बने हैं? एस शिव कुमार। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर बैन लगाया है? बांग्लादेश। जुलाई 2025 को केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने साल पूरे हो गए हैं? 10। हाल ही में रेल वन ऐप किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। एसबीआई अपने सौर ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा? 2027 तक। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के जो संविधान संशोधन हुए हैं, जो हाल फिलहाल में हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ये बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, ये जीएसटी से संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, इसमें 10% EWS आरक्षण लागू किया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, इसमें संसद और विधानसभा में SC/ST आरक्षण बढ़ाया गया था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, इसमें राज्यों को SEBC सूचियों पर स्वायत्तता दी गई थी। और 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है, इसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें SC/ST सीटें भी शामिल हैं। ठीक है, तो अभी तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं, तो इनको आप जरूर नोट करें। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था?